Good morning, students. Today we are going to learn the chapter Matter in Our Surrounding of Science. This is the third part of this chapter. In previous videos, we have learned about the properties of solid and liquid. In this video, we will read about the properties of gases and fourth and fifth state of matter, that is plasma and BEC. So, general properties of gases. First is shape and volume. A gas has neither a definite shape nor a definite volume. एक गैस जो होते हैं उनका ना तो शेप कोई फिक्स होता है ना ही कोई वॉल्यूम फिक्स होता है, क्योंकि उन्हें जिस कंटेनर के अंदर में रखा जाता है वो पूरे का पूरे कंटेनर को ऑक्यूपाइज कर लेते हैं, उसके स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं और उनकी कोई वॉल्यूम भी फिक्स नहीं होती। एज फॉर एग्जांपल, आप जब देखते हैं कि एक 14.2 किलोग्राम का सिलेंडर जो होता है गैस का, जिसका घर पे हम लोग इस्तेमाल करते हैं एलपीजी गैस, उसमें गैस कम हो या ज़्यादा, वो सिलेंडर सीधा रखने के बाद भी ऊपर वाले नोजल से ही निकलता है। दैट मीन्स उसमें यह मायने नहीं कि गैस कितना है, बल्कि यह मायने होता है उसका कि वो पूरे सिलेंडर के स्पेस को ऑक्यूपाई रखता है, चाहे जब वो 14.2 किलोग्राम फुल हो तब भी और जब वो कम हो जाता है तब भी। इस तरह से हम लोग यह जान सकते हैं कि गैसेस की जो शेप और वॉल्यूम होती है वो कोई फिक्स नहीं होता है। सेकेंड प्रॉपर्टी इज डेंसिटी। तो जैसा कि आप प्रीवियस वीडियो में भी देख चुके होंगे कि डेंसिटी होता क्या है। तो गैसेस की जो डेंसिटी होती है वो सॉलिड और लिक्विड दोनों से कम होती है। थर्ड इज मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। At the normal atmospheric pressure, the melting and boiling point of a gas are below from room temperature. नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर, दैट मीन्स जो हम लोग प्लेन एरिया में रहते हैं वहाँ पे नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है। इस नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर गैस का जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है वो रूम टेम्परेचर से भी कम होता है। इसीलिए गैसेज जो होते हैं वो रूम टेम्परेचर पर अपने गैसेस स्टेट में ही पाए जाते हैं। अगर वहाँ पे उनका एटमॉस्फेरिक प्रेशर घटाया बढ़ाया जाए तो उनका स्टेट भी चेंज होता है, जिसे अभी हम लोग आगे के वीडियो में समझेंगे। कंप्रेसिबिलिटी, तो चूंकि अब हम लोग जानते हैं कि गैसेस के अंदर में इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से उसे आसानी से कंप्रेस किया जा सकता है। दैट मीन्स द कंप्रेसिबिलिटी ऑफ गैस इज़ वेरी हाई। गैस को हम आसानी से कंप्रेस कर सकते हैं, इसलिए उसकी कंप्रेसिबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है। जैसे एग्जांपल इसके अंदर में दिया हुआ है कि अमाउंट ऑफ एयर कैन बी पंप्ड इनटू द स्मॉल वॉल्यूम ऑफ साइकिल ट्यूब और अ फुटबॉल ब्लैडर। फुटबॉल ब्लैडर के अंदर में या साइकिल ट्यूब के अंदर में हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा हवा को आसानी से भर सकते हैं, कारण कि जब गैसेस को कंप्रेस किया जाता है, जब प्रेशर दिया जाता है तो उनके बीच का इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस जो होता है वो कम होने लगता है, जिसकी वजह से वो गैस के पार्टिकल्स मॉलिक्यूल जो होते हैं वो एक दूसरे के क्लोजर आ जाते हैं, जिसकी वजह से हम उन्हें आसानी से दबा पाते हैं। द प्रॉपर्टीज ऑफ कंप्रेसिबिलिटी ऑफ गैस इज मेड यूज ऑफ इन स्टोरिंग फ्यूल गैसेस इन सिलेंडर। जो घर पे हम लोग एलपीजी गैस का इस्तेमाल करते हैं उसके अंदर में भी जो गैस को डाला जाता है वो भी कंप्रेस करके ही डाला जाता है। दैट मीन्स उनके अंदर भी इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस को कम कर दिया जाता है, जिसकी वजह से ज़्यादा गैस एक सिलेंडर के अंदर में आ जाता है। इसी तरह से एग्जांपल है कि ब्यूटेन इज कॉल्ड अ पेट्रोलियम गैस एज इट इज ऑब्टेन फ्रॉम पेट्रोलियम रिफाइनरीज। ब्यूटेन हैज बीन फाउंड टू बी एन efficient domestic fuel. It is liquefied under pressure, packed in cylinder and made available for uses of LPG. जो LPG का हम लोग यूज करते हैं उसके अंदर में मेनली गैस जो पाया जाता है वो होता है ब्यूटेन, और ब्यूटेन एक पेट्रोलियम गैस होता है। इसको पेट्रोलियम रिफाइनरी से हम लोग ऑब्टेन करते हैं और अंडर हाई प्रेशर सिलेंडर के अंदर में इसको फिल किया जाता है, जिसकी वजह से इनके बीच का जो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस है वो कम हो जाता है। उसी तरह से सीएनजी का भी एग्जाम्पल दिया हुआ है कि ऑक्सीजन सप्लाई इन हॉस्पिटल इन सिलेंडर इन अनदर एग्जाम्पल ऑफ कंप्रेस्ड गैस। सो इज कंप्रेस्ड नेचुरल गैस द फ्यूल विच नाउ
increasingly being used in vehicle. हॉस्पिटल के अंदर जो ऑक्सीजन गैस का इस्तेमाल किया जाता है, ऑक्सीजन सिलेंडर का इस्तेमाल किया जाता है, उसमें भी ऑक्सीजन गैस को इसी मेथड के तहत दैट मीन्स कंप्रेस करके ही फिल किया जाता है। अभी व्हीकल के अंदर में बहुत ज़्यादा सीएनजी गैस का इस्तेमाल हो रहा है और इस सीएनजी गैस का भी सिमिलर वे कंप्रेस करके सिलेंडर के अंदर में इसको रखा जाता है, इसलिए इसको हम लोग कंप्रेस्ड नेचुरल गैस भी बोलते हैं। फिफ्थ प्रॉपर्टी ऑफ गैस इज इफेक्ट ऑफ हीटिंग एंड कूलिंग। तो जैसा हम लोग जानते हैं कि सभी सब्सटेंस, चाहे वो कोई भी सब्सटेंस हो, द एक्सपेंड ऑन हीट, जैसे हम उन्हें गर्म करते हैं वो एक्सपेंड होने लगते हैं, फैलने लगते हैं। एंड द कॉन्ट्रैक्ट ऑन कूलिंग, और जब उन्हें हम लोग ठंडा करते हैं तो वो सिकुड़ना शुरू हो जाते हैं। बट गैसेस के अंदर में चूंकि इंटरमोलिकुलर फोर्स बहुत कम होता है, जिसकी वजह से गैस ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपेंड हो जाते हैं गर्म करने के बाद और ज़्यादा से ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं कूल करने के बाद, ठंडा करने के बाद। इसीलिए हम लोग गैसेस को एक सर्टेन टेम्परेचर तक जा करके आसानी से ठंडा करके लिक्विफाई भी कर सकते हैं और यहाँ तक कि हम उन्हें सॉलिडिफाई भी कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल आता है इसके अंदर में ड्राई आइस। जो ड्राई आइस कार्बन डाइऑक्साइड का कंप्रेस्ड, दैट मीन्स वो सॉलिड स्टेट है। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि ऑन हीटिंग द एनर्जी ऑफ गैस पार्टिकल इज इंक्रीज, एज अ रिजल्ट द गैस पार्टिकल्स मूव फास्टर एंड ऑल्सो गो फर्दर अवे फ्रॉम ईच अदर। जैसे ही गर्म करते हैं तो क्या होता है कि गैस के पार्टिकल्स एनर्जाइज्ड हो जाते हैं, उनके अंदर में एनर्जी इंक्रीज हो जाती है, जिसकी वजह से वो एक दूसरे से बहुत दूर जाने लगते हैं और वो बहुत आसानी से फैल जाते हैं, जिसकी वजह से गैस के अंदर में एक्सपेंशन होता है। एंड अनदर हैंड ऑन कूलिंग द एनर्जी ऑफ गैस पार्टिकल इज डिक्रीज, सो द मूवमेंट ऑफ द पार्टिकल इज स्लोड डाउन। द पार्टिकल ऑल्सो कम मच क्लोजर टू ईच अदर, leading the increase in the intermolecular force of attraction. This cause the gas to contract. वही देखते हैं हम लोग कि ठंडा करते हैं तो उनका पार्टिकल्स की जो एनर्जी होती है वो एनर्जी रिड्यूस होने लगती है, जिसकी वजह से वो पार्टिकल्स एक दूसरे के नज़दीक आने लगते हैं और उनका इंटरमोलिकुलर फोर्स बढ़ने लगता है, जिसकी वजह से उनके अंदर में कॉन्ट्रैक्शन शुरू हो जाता है। सिक्स्थ प्रॉपर्टी इज डिफ्यूजन ऑफ गैसेस। गैस का जो डिफ्यूजन होता है, डिफ्यूजन दैट मीन्स टूटना, और टूट करके एक दूसरे में मिक्सअप हो जाना। तो गैस के अंदर में देखते हैं कि चूंकि इनके बीच में इंटरमोलिकुलर स्पेस बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए किसी भी पार्टिकल्स को वो अपने अंदर आसानी से मिक्स करा लेते हैं। तो गैसेस के अंदर में डिफ्यूजन सबसे ज़्यादा होता है। तो देखते हैं कि यू नो दैट गैस पार्टिकल्स मूव विद हाई स्पीड एंड द इंटरमोलिकुलर स्पेस इन गैसेज आर वेरी लार्ज। गैस बहुत हाई स्पीड के साथ इनके पार्टिकल्स मूव करते हैं और इनके बीच में इंटरमोलिकुलर स्पेस जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा होता है। दिस प्रॉपर्टीज अलाउ अ गैस टू डिफ्यूज इजिली इनटू अनदर, और जिसकी वजह से गैस के पार्टिकल्स एक दूसरे में आसानी से मिक्स हो जाते हैं, मिल जाते हैं। दस गैसेज मिक्स टुगेदर स्पॉन्टेनियसली डिस्पाइट देयर डिफरेंस इन डेंसिटीज। इसलिए गैस क्या होते हैं, एक दूसरे के अंदर में बहुत तेज़ी से मिल जाते हैं और अपनी डेंसिटी के अकॉर्डिंग ही वो डिस्पाइट भी करते हैं। इसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं डिफ्यूजन। कुछ एग्जांपल दिए हुए जिससे हम इसको और आसानी से समझ सकते हैं। जैसे फर्स्ट एग्जांपल इज व्हेन अ बॉटल ऑफ परफ्यूम इज ओपन इन द कॉर्नर ऑफ अ रूम, द फ्रेग्रेंस ऑफ द परफ्यूम स्प्रेड इन एयर एंड कवर्स द इंटायर स्पेस ऑफ द रूम। हम रूम के किसी एक कॉर्नर पे क्या करते हैं कि परफ्यूम का बॉटल ओपन करते हैं या किसी परफ्यूम को स्प्रे करते हैं, वो बहुत जल्द रूम के दूसरे कॉर्नर तक पहुंच जाता है। दैट मीन्स यह प्रूफ करता है कि गैस के अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं वो आसानी से डिफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि जो परफ्यूम होते हैं वो भी गैसेस स्टेट में है और वो एयर के साथ मिक्स होकर के एक जगह से दूसरी जगह तुरंत स्प्रेड हो गया। सेकेंड इज द स्मेल ऑफ द फूड बीइंग कुक्ड इन द किचन रीचेज आवर नॉस्ट्रिल्स even if we are not physically present in the room. This is because the particles constituting the smell mix with the particle of air spread out and reach our nostrils. घर पे खाना बनता है तो खाना अगर जो उसका स्मेल होता है वो स्मेल हम उस किचन रूम में ना रहे तब भी हमारे नॉस्ट्रिल्स तक आसानी से पहुंच जाते हैं। यह कारण इसलिए होता है
वो भी ये कंडीशन इसमें अप्लाइड होता है कि जब वो हॉट फूड हो। तो गर्म फूड होता है तो उसके अंदर क्या होता है कि उसके पार्टिकल्स बहुत ज़्यादा एनर्जाइज्ड होते हैं, जो एयर के अंदर आसानी से मिक्स हो जाते हैं और एक जगह से दूसरी जगह तक स्प्रेड हो जाते हैं। और वही अगर जो फूड है वो कूल हो, थोड़ा ठंडा हो जाए, तो उसके पार्टिकल्स जो होते हैं वो कम एनर्जाइज्ड होते हैं, उनकी एनर्जी डिक्रीज हो जाती है, जिसकी वजह से वो एयर के अंदर में इजीली मिक्स नहीं हो पाते और दूर तक स्प्रेड नहीं कर पाते, जिसकी वजह से हमें उस फूड के नज़दीक तक जाना पड़ता है। ध्यान रहे ये क्वेश्चन एग्जाम में भी आते हैं, सो आप इस क्वेश्चन को ध्यान से समझेंगे और इसका आंसर भी ध्यान से जान लेंगे। अदर एग्जाम्पल ऑफ डिफ्यूजन आर द स्प्रेडिंग ऑफ वायरस ऑन स्नीजिंग, डिसोल्यूशन ऑफ ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड इन सी वाटर एक्सेट्रा। दूसरे एग्जाम्पल भी हैं, जब हम लोग स्नीज करते छींकते हैं तो वायरस आसानी से स्प्रेड होता है। और अभी के टाइम पे हम लोग देख सकते हैं कि कोविड-19 वायरस दैट कैन स्प्रेड थ्रू स्नीजिंग। अगर कोई पर्सन स्नीज करता है उसके अंदर में कोरोना वायरस है तो वो एयर के अंदर में स्प्रेड करता है। इसलिए इसके प्रिकॉशंस के लिए हमेशा बताए जाते हैं कि ऑलवेज वियर अ मास्क एंड कीप सोशल डिस्टेंसिंग, क्योंकि अगर हम दूर रहेंगे तो वो वायरस वहाँ तक ट्रैवल नहीं कर पाएंगे, जिसकी वजह से हम आसानी से सेफ भी रहेंगे। तो ये सभी एग्जाम्पल है जिससे यह पता चलता है कि एयर के अंदर में डिफ्यूजन सबसे ज़्यादा होता है, दैट मीन्स गैस के अंदर डिफ्यूजन जो होता है वो सबसे ज़्यादा होता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज कंडेंसेशन ऑफ गैसेस। गैस भी कंडेंस होता है। कंडेंस होने का मतलब जमना, उनका स्टेट सॉलिड में बदल जाना या लिक्विड में बदल जाना, इसको बोलते हैं कंडेंस होना। तो द कन्वर्जन ऑफ गैस इनटू लिक्विड इज कॉल्ड कंडेंसेशन। गैस को लिक्विड में कन्वर्ट हो जाना, इसी को बोलते हैं कंडेंसेशन। कंडेंसेशन में बी कैरिड आउट आइदर बाय इंक्रीजिंग द प्रेशर ऑन द गैस और बाय डिक्रीजिंग इट्स टेम्परेचर। ये दो तरीके से हो सकता है। पहला, अगर हम गैस का प्रेशर बढ़ा दें तब वो कंडेंस हो जाएगा, या उसका टेम्परेचर को डिक्रीज कर दे, घटा दे, तब जाकर के वो गैस कंडेंस होगा। ऑन इंक्रीजिंग प्रेशर द इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द गैस पार्टिकल गेट रिड्यूस। ये क्यों होता है? तो इसका कारण है कि जैसे ही हम लोग प्रेशर इसके ऊपर बढ़ाते हैं, तो अभी जस्ट इससे पहले वाले प्रॉपर्टी में हम लोग पढ़े थे कंप्रेसिबिलिटी, तो जैसे हम इसका प्रेशर बढ़ाते हैं तो इंटरमोलिकुलर स्पेस इसका कम होने लगता है, और कम होने की वजह से ये लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट होना शुरू हो जाते हैं, जिसका एक एग्जांपल है आपका एलपीजी, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। उसको कंप्रेस किया जाता है, वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है, और जैसे ही उसके अंदर में प्रेशर रिड्यूस होता है वो फिर से गैसेस स्टेट में कन्वर्ट होने लगता है। द इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ attraction between the particle increase correspondingly. Finally, a change in state from gases to liquid take place. और इसमें क्या होता है कि इसका इंटरमोलिकुलर फोर्स जो होता है वो बढ़ने लगता है, और बढ़ने की वजह से ये अपने स्टेट में चेंजेस ले आता है और ये गैसेस से लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। द इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैन ऑल्सो बी इंक्रीज बाई डिक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ द गैस। सेम थिंग्स, जैसे हम उसको डिक्रीज करते हैं उसका टेम्परेचर गैस का, तो उसके जो पार्टिकल्स होते हैं उनकी एनर्जी डिक्रीज होने लगती है, जिसकी वजह से इंटरमोलिकुलर फोर्स इंक्रीज हो जाता है, और इंक्रीज होने की वजह से गैसेस के स्टेट बदल जाते हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी सब्सटेंस होते हैं जो डायरेक्ट गैस से सॉलिड में कन्वर्ट हो जाते हैं, जिसको आप लोगों ने इससे पहले सॉलिड की प्रॉपर्टी में पढ़ा होगा, सब्लिमेशन प्रोसेस। उसी प्रोसेस के अकॉर्डिंग यहाँ पे एग्जांपल भी दिए हुए हैं ड्राई आइस, कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस एट वेरी लो टेम्परेचर एंड अंडर हाई प्रेशर कैन बी ट्रांसफॉर्म्ड इनटू अ सॉलिड विच अपीयर लाइक आइस। कार्बन डाइऑक्साइड को जब बहुत ही लो टेम्परेचर देते हैं और अंडर हाई प्रेशर, बहुत ज़्यादा प्रेशर देते हैं, तब वो बिना लिक्विड स्टेट में आए डायरेक्ट सॉलिड स्टेट में आ जाता है, जो बिल्कुल आइस की तरह अपीयर होता है। इसलिए इसको ड्राई आइस कहते हैं, क्योंकि ये मेल्ट होने के बाद लिक्विड स्टेट में नहीं आता, डायरेक्ट गैसेस स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है। और सब्लिमेशन प्रोसेस में भी हम लोग यही पढ़े थे कि कोई सब्सटेंस सॉलिड से डायरेक्ट गैसेस में कन्वर्ट होता है ऑन हीटिंग, और गैस से डायरेक्ट सॉलिड में कन्वर्ट होता है ऑन कूलिंग विदाउट पासिंग लिक्विड स्टेट।
तो यही प्रोसेस यहाँ पे अप्लाई होता है और कार्बन डाइऑक्साइड ड्राई आइस में कन्वर्ट हो जाता है। अब इसका कई एग्जाम्पल भी हम लोग देख सकते हैं। जैसे हमारे आसपास में वाटर का कंडेंसेशन होता है, वाटर वेपर का कंडेंसेशन होता है। जैसे यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया हुआ है कि कंडेंसेशन ऑफ वाटर वेपर टेक प्लेस ऑन द कोल्ड सरफेस, दिस कैन बी शोन बाय द फॉलोइंग एक्टिविटीज। यहाँ पे कुछ एक्टिविटी दी हुई है, उसके अकॉर्डिंग ये बताया गया है। जैसे ही हम लोग क्या करते हैं कि फ्रिज के अंदर से कोई ठंडे वाटर बॉटल निकालते हैं, उस वाटर बॉटल को क्या करना है कि बिल्कुल बाहर से उसको ड्राई कर देना है, पोंछ करके, किसी साफ कपड़े से, सूखे कपड़े से उसको पोंछ करके उसको बिल्कुल सुखा देना है बाहर से। और जब उसे टेबल के ऊपर में रख करके छोड़ते हैं तो कुछ समय बाद देखते हैं क्या कि टेबल के ऊपर वाटर ड्रॉपलेट्स जमा हो जाते हैं। तो ये ड्रॉपलेट्स आखिर आते कहाँ से हैं? तो ये ड्रॉपलेट्स क्या होता है कि एयर के अंदर में वाटर वेपर भी एक कंस्टिट्यूएंट होता है, उसके कंपोनेंट्स हैं, जो कोल्ड सरफेस के कांटेक्ट में आने की वजह से कंडेंस हो जाता है और कंडेंस हो करके लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है। जो एयर के वाटर वेपर ही लिक्विड स्टेट में हमें टेबल के ऊपर में दिखाई देते हैं, और ये प्रोसेस कंडेंसेशन होता है। वाटर साइकिल में भी आप लोग कंडेंसेशन के बारे में पढ़े होंगे। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज द प्रेशर एक्सर्ट बाय गैस। गैस क्या करते हैं कि प्रेशर एक्सर्ट करते हैं। किसी भी गैस का अपना एक प्रेशर होता है, और इसको आप लोग एलपीजी के सिलेंडर के अंदर में देखते होंगे कि जब हाई प्रेशर पे हम लोग उसे स्टोर करते हैं तो उस गैस के अंदर में अपना प्रेशर होता है, और वो प्रेशर जो कंटेनर होता है उस कंटेनर के वॉल पे एक्सर्ट करता है चारों तरफ। तो द पार्टिकल ऑफ गैस आर कंटिन्यूसली मूविंग इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शन विद डिफरेंट वेलोसिटीज। गैस का पार्टिकल जो होता है वो हर एक डायरेक्शन में मूव करते हैं जिधर वो मूव कर सकते हैं, और उनका मूव करने की अलग अलग वेलोसिटी होती है, स्पीड उनकी अलग अलग होती है। इन दिस प्रोसेस दे कोलाइड विद वन अनदर एंड ऑल्सो विद द वॉल ऑफ द कंटेनर। इन डूइंग सो दे एक्सर्ट सम प्रेशर ऑन द वॉल ऑफ द कंटेनर। जब वो मूव करते हैं तो एक दूसरे के साथ कोलाइड करते हैं, टकराते हैं, और जो कंटेनर है उस कंटेनर को वॉल से भी टकराते हैं, और इस टकराने की वजह से ही वो प्रेशर क्रिएट करते हैं। तो देख सकते हैं हम लोग कि द फोर्स अप्लाइड बाय द गैस पार्टिकल पर यूनिट एरिया ऑन द वॉल ऑफ द वेसल्स इज कॉल्ड द प्रेशर ऑफ गैस। किसी भी वेसल्स के वॉल पे, वो भी पर यूनिट एरिया वॉल पे, गैस का जो फोर्स अप्लाई होता है उसी को हम लोग बोलते हैं उसका प्रेशर, प्रेशर ऑफ गैस। तो जैसा हम लोग जानते हैं कि हम जिस इन्वायरमेंट में रहते हैं वो इन्वायरमेंट के अंदर में एटमॉस्फेयर का लेयर है, मतलब एयर का लेयर है जिसे हम लोग बोलते हैं एटमॉस्फेयर। तो ये एटमॉस्फेयर भी हमारे बॉडी के ऊपर में प्रेशर एक्सर्ट करता है, किसी भी चीज़ के ऊपर में प्रेशर एक्सर्ट करता है। तो इसको अगर सी लेवल के ऊपर में मेजर किया जाए तो उसको बोलते हैं 1 एटमॉस्फेयर, और 1 एटमॉस्फेयर इक्वल टू होता है 1.01325 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर 5 पास्कल। प्रेशर का ये यूनिट है पास्कल। तो इसमें हम लोग इसको मेजर करते हैं। दैट मीन्स इतना प्रेशर एयर हमारे बॉडी के ऊपर में अप्लाई करता है, जिस प्रेशर को हम लोग लेकर के हमेशा चलते हैं। बट इस प्रेशर का हमें कभी फील नहीं होता, बिकॉज हमारा बॉडी भी जो है इनसाइड डायरेक्शन से उतना ही प्रेशर एक्सर्ट करता है आउटसाइड में, जिसकी वजह से दोनों प्रेशर मेंटेन रहते हैं और हमारे बॉडी पे इसका कोई इम्पैक्ट देखने को नहीं मिलता है। बट जब कोई माउंटेनियर किसी माउंटेन के ऊपर में क्लाइंब करता है, चढ़ता है, तो वहाँ पे इसको देखने को मिलता है, उसका प्रेशर का इफेक्ट उससे देखने को मिलता है। सिमिलर कोई स्पेस ट्रैवलर स्पेस में जाता है तो एक स्पेशल टाइप का स्पेस सूट पहनता है जो उसका बॉडी के प्रेशर को मेंटेन करने के लिए इस्तेमाल करता है, जिसकी वजह से बॉडी का प्रेशर बाहर के प्रेशर के कांटेक्ट में ना आए, क्योंकि स्पेस के अंदर में कोई प्रेशर नहीं है, क्योंकि वहाँ पे एयर नहीं है। तो वो सूट क्या करता है, एक आर्टिफिशियल प्रेशर क्रिएट करता है और बॉडी के प्रेशर के बराबर ही बाहर से प्रेशर लगाता है, जिसकी वजह से बॉडी हमारा मेंटेन रहता है वहाँ पे। तो इस तरह से यहाँ पे हम गैसेस की भी प्रॉपर्टी देख लिए। एक टेबल के अंदर दिया हुआ है
सॉलिड, लिक्विड और गैस, इनके पार्टिकल्स के बीच में कंपैरिजन दिया हुआ है, जिन कंपैरिजन को आप खुद से ही पढ़ेंगे और इसको समझेंगे। इसको हमने चूंकि पिछले वीडियो में बताया है, जहाँ पे आपको प्रॉब्लम लगे आप पीछे वाला वीडियो जा करके देख सकते हैं, जिसमें प्रॉपर्टीज दी हुई है। फिर सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है। इसमें प्रॉपर्टीज दिया हुआ है, इंटरमोलिकुलर स्पेस, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, डेंसिटी, पोजीशन ऑफ द पार्टिकल्स, एनर्जी ऑफ द पार्टिकल्स, शेप एंड वॉल्यूम एंड कंप्रेसिबिलिटी। ये सब आप पहले से प्रॉपर्टी में पढ़ चुके हैं, उसका एक शॉर्ट नोट्स यहाँ पे दिया हुआ है जो आपकी तैयारी के लिए ज़रूरी है। अब हम लोग देखते हैं कि कोई भी जो मैटर है वो मैटर कैसे अपने स्टेट में बदलाव लाता है। तो इससे पहले अभी हम लोग पढ़े कि हीट करने के बाद क्या होता है कि सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होता है और लिक्विड गैस में कन्वर्ट होता है, ये हीट करने के बाद ऑन हीटिंग। एंड इन अनदर हैंड ऑन कूलिंग गैस कन्वर्ट इनटू लिक्विड एंड लिक्विड कन्वर्ट इनटू सॉलिड। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं, इसी का एक डायग्राम बनाया हुआ है कि सॉलिड को जैसे हीट करते हैं वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है, लिक्विड को जैसे हीट करते हैं गैस में कन्वर्ट होता है। और जस्ट अपोजिट अब आता है रिवर्स। तो गैस को ठंडा करने के बाद, कूल करने के बाद लिक्विड में कन्वर्ट होता है और लिक्विड को कूल करने के बाद सॉलिड में कन्वर्ट होता है, जो एक एग्जाम्पल के थ्रू दिया हुआ है, आइस। बिकॉज वाटर आर फाउंड इन 3 स्टेट इन आवर नेचर। तो आइस को देखते हैं, आइस सॉलिड स्टेट है, जैसे इसको गर्म करते हैं ये मेल्ट होता है और मेल्ट होकर के लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है, जिसे हम लोग वाटर कहते हैं। और इस वाटर को जैसे हीट करते हैं तो वो बॉयल होता है और बॉयल होकर के इवेपोरेट हो जाता है, जो गैसेस स्टेट हुआ। फिर दूसरी तरफ देखते हैं कि जब वेपर को कूल करते हैं तो वो कंडेंस होता है और कंडेंस होकर के लिक्विड स्टेट दैट इज वाटर में कन्वर्ट हो जाता है। और वाटर को जब हम लोग कूल करते हैं तो वो फ्रीज होता है और फ्रीज होकर के आइस में कन्वर्ट हो जाता है। दैट मीन्स यहाँ पे मैटर जो होते हैं वो अपने स्टेट में इंटर कन्वर्सिबिलिटी इनकी होती रहती है, इंटर कन्वर्ट होते रहते हैं। अभी तक जो हम लोग जाने उसी के बारे में एक एक्सप्लेनेशन है। इसमें हम लोग सभी चीज़ के बारे में जानेंगे और समझेंगे कि आखिर कैसे कोई भी चीज़ कन्वर्ट होते हैं एक दूसरे में, कोई भी मैटर एक दूसरे में कैसे कन्वर्ट होते हैं और क्या क्या होता है। तो जैसा आप लोग जानते होंगे कि अगर आइस को मेल्ट करना हो तो 0 डिग्री सेल्सियस पे वो मेल्ट होता है, और सिमिलर वाटर को बॉयल करना हो तो 100 डिग्री सेल्सियस पे वो बॉयल होता है। लेकिन अब जैसे ही हम लोग 0 डिग्री सेल्सियस आइस को देते हैं, क्या वो मेल्ट होना स्टार्ट होता है? तो यहाँ आप लोग बोलेंगे नहीं, कुछ समय के बाद मेल्ट होता है। तो आखिर जितने समय तक हम उसको टेम्परेचर देते रहते हैं वो टेम्परेचर जाता कहाँ है? तो देखते हैं कि हीटिंग इंक्रीज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल ऑफ सॉलिड। एज अ रिजल्ट द वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल अबाउट देयर मीन पोजिशन ऑफ रेस्ट इज ऑल्सो इनहेंस। The heat energy which is supply is consumed in overcoming the intermolecular force of attraction existing between the particles। जो हम लोग हीट देते हैं वो हीट क्या होता है कि वो हीट उस मैटर, अगर आइस का एग्जांपल ले रहे हैं तो आइस के जो पार्टिकल्स हैं उन पार्टिकल्स के अंदर में एनर्जी को इंक्रीज करना शुरू करता है और जिसकी वजह से वो अपने मीन पोजीशन से वाइब्रेट करना शुरू हो जाते हैं। और जैसे वो वाइब्रेट करते हैं तो उनका इंटरमोलिकुलर फोर्स जो होता है वो धीरे धीरे वीक होना शुरू होता है, डिक्रीज होना शुरू हो जाता है। दैट इज वाई द टेम्परेचर रिकॉर्डेड इन द थर्मोमीटर शो नो चेंज। इसी की वजह से क्या होता है कि थर्मोमीटर को जब आइस के अंदर में डालते हैं या फिर जैसे वो मेल्ट हो रहा हो उस समय, तो वो 0 डिग्री सेल्सियस ही शो करता है, क्योंकि वो टेम्परेचर जो हम लोग दे रहे हैं वो टेम्परेचर उस ऑब्जेक्ट के या आइस के सरफेस के टेम्परेचर में कोई चेंजेस नहीं लाता है, बल्कि उसके इंटरमोलिकुलर पार्टिकल्स के एनर्जी में चेंज लाता है। द पार्टिकल नाउ मूव फ्रीली विद इंक्रीज स्पीड, दिस रिजल्ट इन द मेल्टिंग ऑफ आइस। और ये क्या होता है कि पार्टिकल्स जब बहुत ज़्यादा वाइब्रेट करने लगते हैं, वो फ्रीली मूव करने लगते हैं, उनके बीच का इंटरमोलिकुलर फोर्स कम होने लगता है, तो वो आइस में कन्वर्ट आइस से वाटर में कन्वर्ट होना शुरू होते हैं। दैट मीन्स मेल्टिंग ऑफ आइस स्टार्ट हो जाता है।
तो द टेम्परेचर एट विच अ सॉलिड गोज इनटू लिक्विड स्टेट एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज नोन एज द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ द सॉलिड। तो जिस टेम्परेचर पे कोई भी सॉलिड लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है, लेकिन कंडीशन है कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर, क्योंकि एटमॉस्फेयर के प्रेशर से इन सब चीज़ों पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। अभी हम लोग आगे समझेंगे इसको। तो इसे हम लोग बोलते हैं मेल्टिंग पॉइंट ऑफ सॉलिड। तो द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस इज 0 डिग्री सेल्सियस। इसे अगर केल्विन में हम लोग देखते हैं तो केल्विन में होता है 273.15 केल्विन। द कन्वर्जन ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड इज कॉल्ड फ्यूजन ऑफ सॉलिड। सॉलिड का लिक्विड में कन्वर्ट होना, इसको हम लोग फ्यूजन ऑफ सॉलिड भी कहते हैं। Heat supplied to the ice does not increase the temperature as the heat is used to overcome the intermolecular force of attraction between the particles. This heat thus remain stored in the content of the beaker and is called the latent heat of fusion. जो हीट हम लोग आइस को सप्लाई कराते हैं ताकि वो मेल्ट हो जाए, तो अभी हमने बताया क्या कि वो पार्टिकल्स के एनर्जी को कन्वर्ट करने में मदद करता है, उसके पार्टिकल्स को एनर्जाइज करता है। दैट मीन्स वो हीट सरफेस के टेम्परेचर में कोई इफेक्ट नहीं लाता है। तो जितने देर तक हीट उसके पार्टिकल्स को मूव कराने में मदद करता है, उस हीट को हम लोग बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। तो लेटेंट ऑफ फ्यूजन का हम लोग डेफिनेशन देख सकते हैं कि द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी एब्जॉर्ब्ड when 1 kilogram of substance change from solid to liquid at its melting point is called the latent heat of fusion of the solid। 1 किलोग्राम सब्सटेंस को, 1 किलोग्राम सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट कराने के लिए जितने हीट एनर्जी एब्जॉर्ब होता है उसके अंदर में, उतने ही हीट को हम लोग बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। ऑन फर्दर हीटिंग द पार्टिकल ऑफ द सॉलिड, ए सॉलिड लिक्विड, gain more energy and begin to vibrate more vigorously. They become so energetic that they break the intermolecular force of attraction। जैसे ही हीट को बढ़ाते हैं तो क्या होता है कि उसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा एनर्जाइज्ड हो जाते हैं और वो वाइब्रेट करना शुरू हो जाते हैं। They become so energetic that they break the intermolecular force of attraction। और वो इतने ज़्यादा एनर्जाइज्ड हो जाते हैं कि इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को वो ब्रेक कर देते हैं और they are now free to leave the liquid and go into the gaseous state। और वो इतने ज़्यादा फ्री हो जाते हैं कि लिक्विड स्टेट को ब्रेक करके गैसेस स्टेट में कन्वर्ट हो जाते हैं। द लिक्विड देन बिगेन टू बॉयल। अब वहाँ से लिक्विड जो होता है बॉयल करना स्टार्ट हो जाता है। द टेम्परेचर एट विच अ लिक्विड इज कन्वर्टेड into गैस और वेपर इज नोन एज बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द लिक्विड। वो टेम्परेचर जिस पर कोई भी लिक्विड अपने गैसेस या वेपर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए, उसे हम लोग, उस टेम्परेचर को हम लोग बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। तो एट नॉर्मल प्रेशर द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज 100 डिग्री सेल्सियस। नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे, जिसको 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहा जाता है, उस पर वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो 100 डिग्री सेल्सियस होता है, जिसे हम लोग केल्विन में अगर कन्वर्ट करते हैं तो वो 373.15 केल्विन होता है। We have seen that during boiling, the temperature of liquid does not rise despite heating. Instead, the supplied heat energy goes to rise the kinetic energy of the particle। हम लोग देखें क्या कि बॉइलिंग करने के टाइम पर भी जो लिक्विड का टेम्परेचर होता है वो राइज नहीं करता। 100 डिग्री सेल्सियस दे रहे तो 100 डिग्री सेल्सियस ही होगा, बट लगातार हम 100 डिग्री सेल्सियस देते चले जाते हैं तो वो हीट क्या होता है कि वो हीट उस लिक्विड के पार्टिकल्स को काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट कराने में मदद करता है। When the particle acquired enough energy, they overcome the attraction force of other particles and go into vapor state। और जब वो पार्टिकल्स बहुत ज़्यादा एनर्जाइज्ड हो जाते हैं तो वो लिक्विड स्टेट को ब्रेक करके गैसेस स्टेट में कन्वर्ट होना शुरू हो जाते हैं और वो पार्टिकल्स दूसरे पार्टिकल्स को भी एनर्जाइज करना शुरू करते हैं। एज द हीट एनर्जी रिसीव्ड बाय द लिक्विड रिमेन हिडन inside the bulk of liquid, it is called the latent heat of vaporization। और वो जो हीट जो लगातार हम 100 डिग्री सेल्सियस कुछ देर तक देते चले जाते हैं, तो वो जो हीट होता है, जो हीट कभी इंक्रीज नहीं करता उसके सरफेस में, उसी हीट को हम लोग बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी एब्जॉर्ब व्हेन 1 किलोग्राम ऑफ सब्सटेंस चेंज फ्रॉम लिक्विड टू वेपर
at its boiling point is called the latent heat of vaporization of liquid. सिमिलर डेफिनेशन इसका भी हम लोग लिख सकते हैं कि कोई भी 1 किलोग्राम लिक्विड पूरी तरह से वेपर बन जाए या फिर वो वेपर बनना शुरू हो जाए तो जितना हीट उसको रिक्वायर्ड होती है, रिक्वायर्ड हीट जो होता है उसी हीट को हम लोग बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन ऑफ लिक्विड। अब हम लोग देख सकते हैं कि ऑन कूलिंग द रिवर्स प्रोसेस ऑकर। अभी इससे पहले हम लोग पढ़े थे क्या कि जब इसको गर्म किए तो सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हुआ, लिक्विड वेपर में कन्वर्ट हुआ। अब इसको जस्ट उल्टा करते ठंडा करते हैं। तो ऑन कूलिंग द रिवर्स प्रोसेस ऑकर दैट इज गैस और वेपर व्हेन कूल इट कन्वर्ट इनटू लिक्विड। जब गैस या वेपर को ठंडा करते हैं तो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। द प्रोसेस बाय विच द चेंज इन स्टेट फ्रॉम गैसेज टू लिक्विड टेक प्लेस इज कॉल्ड कंडेंसेशन और लिक्विफिकेशन। वह प्रोसेस जिससे कोई भी गैस लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है उस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं कंडेंसेशन या लिक्विफिकेशन। When the liquid is further cooled, it is transformed into solid. अब उस लिक्विड को भी और हम ठंडा कर दें तो क्या होगा, वो सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है। तो द टेम्परेचर at which the change in state from liquid to solid take place is called the freezing point of the liquid, and the process by which such a change take place is called freezing. वह टेम्परेचर जिस पर क्या करते हैं कोई भी लिक्विड सॉलिड में कन्वर्ट होता है वह टेम्परेचर को हम लोग बोलते हैं फ्रीजिंग पॉइंट, और इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं फ्रीजिंग। तो इस तरह से हम लोग अभी तक पढ़े कि किस तरह से सब्सटेंसेस के अंदर में, मैटर के अंदर में इंटरचेंज होते हैं, उनके स्टेट के अंदर में इंटरचेंज होते हैं। बट यहाँ एक बात आती है, एक क्वेश्चन आता है कि हम कहीं कहीं पे स्टीम का बात कर रहे हैं, कहीं पे बॉइलिंग वाटर की बात कर रहे हैं, तो आखिर इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है। तो देखते हैं, द टेम्परेचर ऑफ बोथ स्टीम एंड बॉइलिंग वाटर इज सेम बट स्टीम कॉज मोर सेवर बर्न देन बॉइलिंग वाटर डज। स्टीम और बॉइलिंग वाटर दोनों का टेम्परेचर सेम होता है बिकॉज जब बॉयल होता है तभी स्टीम अराइज होते हैं, तो दोनों का टेम्परेचर सेम होता है 100 डिग्री सेल्सियस से। बट स्टीम जो होता है वो ज़्यादा सेवर बर्न होता है, दैट मीन्स उससे जलन ज़्यादा होती है, बट बॉयल वाटर से जो होता है वो जलन कम होते हैं। दिस इज बिकॉज स्टीम कंटेन एक्स्ट्रा हीट एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। इसको अभी हम लोग पढ़े क्या कि स्टीम के अंदर में लेटेंट हीट पाया जाता है, मतलब वो कुछ देर तक 100 डिग्री सेल्सियस को ही एब्जॉर्ब करता रहा है, जिसकी वजह से उसके अंदर में ऑन द डिग्री सेल्सियस हम लोग अगर देखें या हम लोग उसको थर्मोमीटर पर मेज़र करते हैं तो वो 100 डिग्री सेल्सियस ही शो करेगा अगर वाटर को बॉयल कर रहे हैं तो। लेकिन फिर भी उसके अंदर में एक एक्स्ट्रा हीट है, जिस एक्स्ट्रा हीट को बोलते हैं लेटेंट हीट, और इस लेटेंट हीट की वजह से ही वो क्या करता है कि ज़्यादा बर्न को क्रिएट करता है। तब हम लोग देख लेते हैं समरी कि कैसे सब्सटेंस किस प्रोसेस से एक दूसरे में चेंज होते हैं। तो सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट होता है तो इस प्रोसेस को बोलते हैं फ्यूजन, एंड व्हेन लिक्विड कन्वर्ट इनटू गैस दिस इज कॉल्ड वेपोराइजेशन। इन रिवर्स प्रोसेस व्हेन गैस कन्वर्ट इनटू लिक्विड दिस इज कॉल्ड कंडेंसेशन, एंड लिक्विड कन्वर्ट इनटू सॉलिड is called solidification. But when solid direct convert into gas and gas direct convert into solid on cooling without passing their liquid state, this is called sublimation. तो इस तरह से हम लोग देख सकते हैं कि सब्सटेंस एक दूसरे से कैसे अपने उनके स्टेट में इंटरचेंज करते हैं।